हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे हमने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है, न्यूटन के तीनों लॉज को पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो तीनों लॉज और गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था, लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसको आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि अब यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, और उस नए टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए न्यूटन ने जो तीन लॉज दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इन दोनों लॉज ने आप यूं मानकर चलो कि फिजिक्स के सबसे बेहतरीन चीजों में कोई अगर एक चीज है तो वो न्यूटन के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के थ्रू हमें मिला है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को न्यूटन के सेकेंड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को न्यूटन के थर्ड लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? किसी भी चीज का कंजर्वेशन मतलब कि उस चीज की जो वैल्यू अभी है, बाद में भी उसकी वही वैल्यू होगी। तो कोई एक सिस्टम अगर आप ले लें, और यहां पर जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं वो आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बच्चों, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम जिसका उसके बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर कोई पार्टिकल उस सिस्टम के अंदर है तो वो उस सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है, बाहर से कोई पार्टिकल अंदर नहीं आ सकता है। ये जो पार्टिकल्स जो सिस्टम के अंदर है वो बाहर किसी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगा सकते हैं, बाहर कोई भी पार्टिकल अंदर के पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, तब वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। तो अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, तो अगर एक पार्टिकल है तो खैर बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल अगर प्रेजेंट हैं तो उन सारे पार्टिकल्स का मोमेंटम अलग अलग टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हमेशा आपको टोटल मोमेंटम उन सारे पार्टिकल्स का जो सिस्टम के अंदर है वो आपका सेम मिलेगा, वो आपका कंजर्व मिलेगा। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है, और इसको हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो पहला हमें करना है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए पहले इसको प्रूफ करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बच्चों कंसीडर करिए कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जहां n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो मास है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, तीसरे का m3, ऐसे करके मासेस हैं। और ये पार्टिकल्स उस सिस्टम के अंदर मोशन में है, कोई v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से, v3 वेलोसिटी से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस consider an isolated system। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने कंसिडर किया एक आइसोलेटेड सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2, ऐसे करते करते mn। ठीक है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो कि बहुत सारे पार्टिकल्स कंसिस्ट कर रहा है। एक पार्टिकल का मास m1 है, एक पार्टिकल का मास m2 है, ऐसे करते mn तक मास है, और ये सारे पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं, मूविंग विथ वेलोसिटी
कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? जो पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वैसे आखिरी पार्टिकल mn vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, तब जो मोमेंटम होगा, तब इस सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है ऑफ m1 का मोमेंटम, इसे मैं p1 कह रहा हूं। तो जो पहला पार्टिकल है जिसका मास m1 है उसका मोमेंटम क्या होगा? m1 इंटू v1। भाई ये m1 मास है इसका और v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप मोमेंटम देखें m2 का, तो उसको मैं p2 कह रहा हूं, तो इसका मास m2 है, वेलोसिटी v2 है। और इसी तरीके से अगर आप मोमेंटम देखते हैं आखिरी पार्टिकल mn का, तो बच्चों आखिरी पार्टिकल के मोमेंटम को मैं pn कह रहा हूं, ये हो जाएगा mn इंटू vn, है ना। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए कि ये जितने भी मोमेंटम्स मैंने लिखे हैं, इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हर एक पार्टिकल का मोमेंटम हमने लिखा है। अब अगर मैं इन सारे पार्टिकल अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये हमारा हो जाएगा p1 वेक्टर, v1 वेक्टर, p2 वेक्टर, v2 वेक्टर, pn वेक्टर, vn वेक्टर। अब अगर इस पूरे सिस्टम के मोमेंटम की बात करें, अगर हम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है उसे अगर मैं p कहूं, तो ये क्या होना चाहिए? हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम है, अगर उसको वेक्टोरियली हम ऐड करेंगे, तो टोटल मोमेंटम हमें सिस्टम का मिलेगा ना। यानी कि ये आपका हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस ऐसे करते करते आखिरी यानी कि pn वेक्टर। ठीक है, तो p1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा? m1 v1 वेक्टर, p2 वेक्टर क्या हो जाएगा? m2 v2 वेक्टर, और ऐसे करते करते जो आखिरी पार्टिकल है उसका मोमेंटम है mn vn वेक्टर। होगा ना बच्चों? अब ये आपके सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकल कर आ गया है, जो कि अगर सपोज करो जैसे कि ये पार्टिकल अगर अपना डायरेक्शन चेंज करे, अपनी स्पीड को चेंज करे, तब इसका वेलोसिटी चेंज होगा, इसका मोमेंटम चेंज होगा। इंडिविजुअली देखिए, इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल का अपना अपना मोमेंटम बदल सकता है। ठीक है भाई, अभी ये v1 वेक्टर जो है वो जरूरी तो नहीं कि हर आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट ही हो, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, जो फोर्स वेक्टर हमारा होता है वो होता है बच्चों इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, यही होता है हमारा। अब चूंकि हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब कि इन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चों, इन आइसोलेटेड सिस्टम जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो आपका 0 के बराबर होगा। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है, इसका मतलब हो गया कि dp बाई dt ये आपका 0 के बराबर होगा, है ना। और डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था कि किस चीज को डिफरेंशिएट करने पर आपको 0 के बराबर मिलता है। एक कांस्टेंट क्वांटिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तब उसका डिफरेंशिएशन 0 मिलता है। और यहां पर हम मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dp बाई dt एंड मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसका यही मतलब हुआ कि जो मोमेंटम आपका है इस आइसोलेटेड सिस्टम का, ये कांस्टेंट होगा। ये मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि जो मोमेंटम किसी एक वक्त पे है वही मोमेंटम हर अलग अलग टाइम पे है, यही तो मतलब हुआ मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब। तो ये मोमेंटम कांस्टेंट है, ये बता रहा है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में चाहे इंडिविजुअली पार्टिकल किसी भी तरीके से मूव करें, अपना मोमेंटम चेंज करें, लेकिन P जो कि टोटल मोमेंटम है वो सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो आप कह सकते हैं, आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, in an isolated system, total momentum of
system always remains conserved। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आपने प्रूव किया है। इसी तरीके से न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी हम लोग ये चीज प्रूव करेंगे, लेकिन आप पहले एक बार इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग प्रूव करते हैं। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास दो पार्टिकल, एक पार्टिकल m1 एक पार्टिकल m2, जो कि इनिशियली u1 और u2 वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कम है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं और पीछे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, तो कभी ना कभी तो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने के दौरान सपोज करो डेल्टा टी टाइम तक ये टकराते हैं, तो टकराने के दौरान दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। उसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, फिर दोनों की वेलोसिटी जो है v1 और v2 हो जाती है कोलिजन के बाद। कोलिजन के पहले, टकराने के पहले u1 u2, टकराने के बाद v1 v2। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम यानी और बाहर से कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब इस सिस्टम का मोमेंटम किस तरीके से काम करता है स्टार्टिंग में कोलिजन के और कोलिजन के बाद। तो कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर two particles of mass m1 and m2 initially moving with velocity u1 and u2, जहां पर मान लीजिए कि u1 की वेलोसिटी ज्यादा है u2 से। ठीक है, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो कंसीडर किया कि दो पार्टिकल m1 m2 जो कि u1 u2 वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पीछे जो पार्टिकल है u1 वो उसकी स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब सॉरी, यानी ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है और ये हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है। ये मैं कोलिजन के पहले की बात कर रहा हूं, बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये जो पार्टिकल है इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1। इस पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा m2 u2। ठीक है, कोलिजन के पहले की बात है। उसके बाद ये कोलाइड करते हैं, तो कुछ किसी एक टाइम पर, एट सम टाइम दे कोलाइड। ठीक है, किसी टाइम पे ये कोलाइड करेंगे फॉर टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम तक ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और जिस वक्त ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, जिस वक्त ये कोलाइड करेंगे उस वक्त जो m1 जो पहला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, और सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पर पलटकर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। ये ड्यूरिंग कोलिजन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो एक बात हो गई आपकी बिफोर कोलिजन, ये बात होगी आपकी ड्यूरिंग कोलिजन। अब कोलिजन के बाद क्या होगा,
कोलिजन के बाद ये दोनों फिर से सेपरेट आउट हो जाएंगे। हाँ, बस कोलिजन के दौरान जो फोर्स लगा है उस फोर्स के लगने की वजह से इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो कोलिजन के पहले जो थी अब कोलिजन के बाद चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन their velocity is v1 and v2। तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 और v2। तो ये आपका कोलिजन के बाद का सीन है, ये m1 मास, ये m2 मास, ठीक है, ये आफ्टर कोलिजन है। ये v1 वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका जो मोमेंटम है ये हो जाएगा m1 v1, और ये v2 से वेलोसिटी से मूव करेगा इसलिए इसका मोमेंटम हो जाएगा m2 v2। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या कंसीडर किया है, दो पार्टिकल जिसका मास m1 m2 जो कि स्टार्टिंग में कोलिजन के पहले सेम डायरेक्शन में u1 u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे थे। तो इसका मोमेंटम था m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2। फिर ये दोनों एक दूसरे साथ कोलाइड कर जाते हैं और डेल्टा टी टाइम तक एक दूसरे से कोलाइड किए रहते हैं, डेल्टा टी टाइम तक एक दूसरे पर फोर्स लगाए रहते हैं। तो क्या करेगा, ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, ये पार्टिकल इस पर पलट कर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। फिर इस फोर्स लगने की वजह से दोनों सेपरेट होंगे और उसके बाद ये v1 और ये v2 वेलोसिटी के साथ m1 v1 मोमेंटम m2 v2 मोमेंटम के साथ मूव करेगा। तो अब अगर हम मोमेंटम की बात करें, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ठीक है, तो पहले पार्टिकल के मोमेंटम में क्या चेंज है देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में पहले पार्टिकल का मोमेंटम था m1 u1 कोलिजन के पहले, और कोलिजन के बाद मोमेंटम हो जाता है m1 v1। तो मोमेंटम में चेंज क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम पहले पार्टिकल के हो जाएगा फाइनल मोमेंटम m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम m1 u1, यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया हमारा, m1 v1 माइनस m1 u1। उसी तरीके से हम लोग चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, जो सेकेंड पार्टिकल है उसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा। भाई सेकेंड पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम था m2 u2, कोलिजन के बाद मोमेंटम m2 v2। तो फाइनल मोमेंटम यानी m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी कि m2 u2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोनों का चेंज आपने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बच्चों जो फोर्स है सेकेंड पार्टिकल के ऊपर फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, और जो फोर्स है फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर सेकेंड पार्टिकल की वजह से, ये इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। यही न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, अब चूंकि ये डेल्टा टी टाइम तक कोलाइड कर रहे हैं, इसीलिए अगर मैं इन दोनों को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर इंटू डेल्टा टी, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ F12 वेक्टर इंटू डेल्टा टी। और ये आपका है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये किसके ऊपर फोर्स है, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर फोर्स है। इसका मतलब कि ये चेंज इन मोमेंटम है सेकेंड पार्टिकल का, और ये क्या है, ये फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर फोर्स है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम है फर्स्ट पार्टिकल का। तो ये आपका हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, और ये किसके बराबर है, ये है इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, है ना। तो क्या हो जाएगा,
चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1। ये किसके बराबर होगा, ये होगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या है, m2 v2 माइनस m2 u2। और ये आपका आ गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 और माइनस इंटू माइनस प्लस m2 u2। ठीक है बच्चों, इस माइनस m2 v2 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा m1 v1 तो पहले से है ही, ये माइनस m2 v2 इधर जाकर हो जाएगा प्लस m2 v2। ये माइनस m1 u1 को इधर ले आए तो हो जाएगा प्लस m1 u1 और ये हो जाएगा प्लस m2 u2। और ये नोटिस कीजिए, ये आपका क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2 क्या है, कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम। कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, दोनों को ऐड करेंगे तो इस सिस्टम का मोमेंटम है कोलिजन के बाद। तो ये आपका हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना बच्चों। और लेफ्ट हैंड साइड के m1 u1 प्लस m2 u2, ये सिस्टम का कोलिजन है, मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यानी यहां से हमने प्रूफ कर दिया थर्ड लॉ से भी कि देखिए भैया, जो मोमेंटम कोलिजन के बाद है इस आइसोलेटेड सिस्टम का, वही मोमेंटम कोलिजन के पहले है इस आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर बाहर से नेट फोर्स जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स, वो जीरो है। इसको भी आप नोट कर ले बच्चों। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद फिर इस सवाल को हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक दो चीजों का ख्याल रखना है, अगर वो हम ख्याल रखेंगे तो फिर कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो स्टार्टिंग में किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ है, वहां पर रेस्ट पर है। तो कोई भी चीज जो कि रेस्ट पर होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी जीरो है उसका मोमेंटम जीरो होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात जो हमें कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, वो ये है कि जो इनिशियल मोमेंटम है, कौन सा मोमेंटम बच्चों, इनिशियल मोमेंटम, वो कितना होगा जरा देखते हैं। देखिए क्या इसके अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, किस कोई मास, तो एक बॉडी 1 kg मास का जो इनिशियली रेस्ट पर है वो एक्सप्लोड करता है और 3 टुकड़ों में बढ़ जा रहा है, 1:1:3, यानी एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, एक ही मास की बात हो रही है। ये मास शुरुआत में रेस्ट पर है, इसीलिए इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा जीरो। ठीक है, एक बॉडी जिसका मास 1 kg है वो इनिशियली रेस्ट पर है, यानी कि उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है। कह रहा है कि ये रेस्ट पर रहते हुए एक्सप्लोड कर जाता है। भाई कैसे एक्सप्लोड करेगा, क्या बाहर से कोई फोर्स लगाया हमने, नहीं, बाहर से फोर्स लगाने पे एक्सप्लोड नहीं होगा। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, कोई भी एक्सप्लोजन जो है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं होता है। तो यहां पर इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी ये एक ऐसा बॉडी है जिस पर बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका नेट जीरो है। यानी कि अगर आपने पढ़ा था कि अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स का नेट जीरो है, यानी वो आइसोलेटेड सिस्टम हुआ, और आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। मैं इस क्वेश्चन को करने के दौरान देखिए इतनी सारी चीजें सोच रहा हूं, तो आपको भी इस तरीके से सोचना है इन सारी चीजों के बारे में, यानी कि इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, है ना बच्चों। इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम भी जीरो के बराबर ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। अब कह रहा है कि जो बॉडी इनिशियली रेस्ट पर था, जिसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, वो एक्सप्लोड करता है, इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड करता है, एक्सटर्नल फोर्स का नेट जीरो है, इसलिए फाइनल मोमेंटम जीरो है। कह रहा है एक्सप्लोड करने के बाद ये 3 टुकड़ों में बढ़ जा रहा है।
ठीक है, तो जो तीन टुकड़े हैं, एक के मास को हम लोग m1 कह देते हैं, 1:1:3, यानी पहला दो पार्टिकल का मास तो बराबर है, m1 m2, उसको हम लोग 1x यानी x कह दे रहे हैं, और जो तीसरा पार्टिकल है वो इसका रेशियो 3 है, यानी कि ये 3x हो जाएगा, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो m1 है, जो m2 है और जो m3 है, इन तीनों का सम ओरिजिनल मास यानी 1 kg के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए ना। अब देखिए m1 x है, m2 भी x, यानी x प्लस x 2x और प्लस 3x, यानी कि ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 1, विच मींस x की वैल्यू आपकी आ रही है 1/5 यानी कि 0.2 kg। अब अगर x आपका 0.2 kg है, विच मींस के m1 और m2 ये दोनों तो x के बराबर थे, यानी 0.2 kg के बराबर है, और जो m3 आपका है वो 3x यानी कि 0.6 kg के बराबर है। आप बात समझ रहे हैं? ओके, अब कह रहे हैं कि ये इनिशियली किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ था ये मास, ठीक है, ये मास किसी पॉइंट पर रखा हुआ था, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है आपका, ये मास रखा हुआ था 1 kg का, और ये एक्सप्लोड कर जाता है। कह रहा है कि जो तीन पीसेस हैं उनमें से दो पीसेस जिनका इक्वल मास था, यानी m1 m2 की बात हो रही, ये दो पीसेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लाई करते हैं। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब कि एक मास आपका इधर जा रहा है, सपोज करें m1, तो m2 जो है वो इधर जाएगा, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होना चाहिए। दोनों क्योंकि सिमिलर मासेस हैं और दोनों की स्पीड भी सेम दे रखी है, तो सेम एंगल से ये कोलिजन मतलब एक्सप्लोजन के बाद की वेलोसिटी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी को v सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v1 हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, और जो v2 हमारा है ये भी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके बाद अब तीसरा पार्टिकल को किधर भेजें? इधर भेजें, किस साइड हम लोग ले जाएं? हमें आइडिया तो वैसे है थोड़ा बहुत, लेकिन चलिए शो कर ही देते हैं। ये तीसरा पार्टिकल को हम मान लेते हैं कि ये इसी एक्स एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये तीसरा पार्टिकल है m3। खैर रिजल्ट में आपको साफ साफ पता चल जाए किस डायरेक्शन में है। इसकी वेलोसिटी जो है v3। तो यही कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हेवियर फ्रैगमेंट, यानी जो हेवियर थर्ड पार्टिकल तो हेवियर है ना, उसकी वेलोसिटी को आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैंने इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ शो किया, यानी मेरे हिसाब से इसकी वेलोसिटी जो है माइनस में आनी चाहिए। तो जरा समझते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए अगर फाइनल मोमेंटम 0 है, इसका मतलब कि जो फाइनल मोमेंटम है आपका, चूंकि ये दो पार्टिकल एक प्लेन में चले गए हैं, इसलिए इनका वाई एक्सिस के अलोंग भी एक कंपोनेंट होगा और एक एक्स एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट होगा। जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको हम लोग देखते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग तीसरे पार्टिकल का तो कोई कंपोनेंट नहीं है। पहले पार्टिकल का जो कंपोनेंट आपको वाई एक्सिस के अलोंग है, ये मतलब दिख रहा है, ये क्वेश्चन करते वक्त आपको सोचना नहीं कि मैं बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? m1 v1 इसका मोमेंटम है, इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? m1 v1 sin 45 और इसका m2 v2 sin 45। तो m1 v1 sin 45 ऊपर की तरफ है, m1 v1 ये पहले पार्टिकल का मोमेंटम है। इसका कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग वो हो जाएगा m1 v1 sin 45 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए प्लस है। नीचे वाले का हो जाएगा m2 v2 sin 45, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब देखिए m1 m2 v1 v2 ये सब तो बराबर ही है ना, इसलिए m1 v1 sin 45 m2 v2 sin 45 इनका सम 0 के बराबर हो जाएगा। y एक्सिस के अलोंग जो मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, वो 0 मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है। अब अगर x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस के अलोंग भी फाइनल मोमेंटम हमारा 0 ही मिलना चाहिए। तो x एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम क्या है? पहले पार्टिकल का है m1 v1, इसका प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस के अलोंग, तो ये हो जाएगा m1 v1 cos 45 डिग्री, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है इसलिए प्लस आ गया। ये m2 v2 है, m2 v2 इसका कंपोनेंट भी 45 डिग्री cos 45 डिग्री के बराबर होगा, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इसलिए प्लस।
तीसरे का हमें पता नहीं है कि वाकई में वो पॉजिटिव कहलाऊंगे कि नेगेटिव कहलाऊंगे, इसलिए हम लोग प्लस ही ले लेते हैं M3V3। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 0। तीसरे पार्टिकल को एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसीलिए लिया है क्योंकि इसका कोई एंगल आपको मेंशन किया हुआ नहीं है। तो m1 की वैल्यू है 0.2 इंटू v1 की वैल्यू है 30 इंटू कॉस 45 है 1/√2। m2 की वैल्यू भी है 0.2, v2 है 30 और cos 45 1/√2 प्लस m3 की वैल्यू है 0.6 इंटू v3 हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेंगे। 0.2 इंटू 30 होता है 6, यानी कि ये हो गया 6/√2 प्लस ये भी हो जाएगा 6/√2 प्लस 0.6 इंटू v3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों 0.6 इंटू v3 इज इक्वल्स टू 6/√2 दो बार है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6/√2 है ना। ये √2 जब कट होगा तो ये √2 ऊपर आ जाएगा। तो v3 जो आपका है वो कितना आ रहा है -6√2 अपॉन 0.6 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 0.6। ये डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया -10√3 मीटर पर सेकेंड। v3 जो हेवियर पार्टिकल की वेलोसिटी है वो -10√3 मीटर पर सेकेंड है। इसे आप √3 की वैल्यू होते हैं 1.732, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी आ गई। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जिसका मास 1000 kg है। मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें आप। अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड collides with stationary lorry of mass 9000 kg। Calculate speed of vehicles after collision, immediately after collision। ठीक है, immediately after collision if they remain jammed। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से ट्राई करें इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जिसका मास 1000 kg के बराबर है, उसकी इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और कह रहा है कि एक स्टेशनरी लॉरी है जिसका मास 9000 kg है, यानी एक स्टेशनरी लॉरी है 9000 kg मास है। इनिशियल वेलोसिटी चूंकि वो स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कह रहा है कि आपको इन दोनों व्हीकल्स के स्पीड को कैलकुलेट करना है इनके कोलिजन के ठीक बाद। अगर कोलिजन के ठीक बाद दे आर जैम्ड टुगेदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, उस केस में। तो एक बार आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को बच्चों। कर लिया?
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार जरा अपना आंसर आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 1000 kg, यानी कि जो मास ऑफ कार है, मास ऑफ कार, व्हाट इज द मास ऑफ कार? ये जो मास है कार का, इसको मैं m1 कह रहा हूं, ये आपका 1000 kg है, ठीक है। और इनिशियली उसकी स्पीड यानी कि u1, उसकी इनिशियल स्पीड आपको 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। उसी तरीके से जो लॉरी का मास है, मास ऑफ लॉरी, जिसको हम m2 कह रहे हैं, ये आपका 9000 kg, ठीक है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, कह रहा है ये स्टेशनरी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों? तो ये आपका एक सिस्टम है। अब जब ये कोलाइड कर रहे हैं तब ये खुद ही दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बाहर से नेट फोर्स इन पर 0 है, ये खुद ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कोलाइड करने के दौरान, वही सिस्टम के अंदर का ही फोर्स है। तो यानी कि अगर सिस्टम के अंदर का फोर्स वाला केस हमें दिख रहा है, यानी कि जो टोटल मोमेंटम हमारा है वो कंजर्व होना चाहिए। तो जो मोमेंटम कोलिजन के ठीक पहले है, भाई कोलिजन के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी 30, इसकी वेलोसिटी 0। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, what is momentum before collision? m1 u1 प्लस m2 u2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, ठीक है। अब फिर ये कोलाइड करते हैं। कोलिजन के बाद, यहां तक तो बिफोर कोलिजन की बात होगी। अब कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें, कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें तो मास तो नहीं चेंज होगा। मास ऑफ कार जो कि m1 है वो तो वही रहेगा 1000 kg। जो वेलोसिटी इसकी होगी कोलिजन के बाद, वो वेलोसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है। और मास ऑफ लॉरी जो है हमारा बच्चों, वो भी कोलिजन के बाद नहीं बदलेगा, ये m2 रहेगा इक्वल्स टू 9000 kg। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे आर जैम्ड टुगेदर, यानी दोनों इकट्ठे ही चिपक के और मूव कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों इकट्ठे चिपक कर मूव करें तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यानी कि जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, उसको हम कह दे रहे हैं v के बराबर। ये वेलोसिटी कार की भी वेलोसिटी है और लॉरी की भी वेलोसिटी, क्योंकि दोनों चिपक कर एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होना चाहिए? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, भाई कार का मास m1 है, वेलोसिटी v है, तो m1 v, लॉरी का मास m2 है, वेलोसिटी v है, यानी कि ये आपका हो गया इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, जो कोलिजन मोमेंटम के, सॉरी जो मोमेंटम कोलिजन के पहले है m1 u1 प्लस m2 u2, यही मोमेंटम कोलिजन के बाद के बराबर होना चाहिए m1 प्लस m2 इंटू v। यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 होना चाहिए ना। चलिए m1 इंटू u1, m1 की वैल्यू है 1000 इंटू 30, तो ये कितना हो जाएगा? m1 u1 हो जाएगा 30,000 प्लस m2 u2, तो m2 भाई ये 9000 है, u2 0 है, 9000 इंटू 0 ये हो जाएगा आपका 0।
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 1000 प्लस 9000, ये हो जाएगा आपका 10000, है ना। तो यहां से जो v है बच्चों हमारा वो कितना हो जाएगा, 30,000 अपॉन 10,000। कितनी वेलोसिटी आ रही है इनकी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों की वेलोसिटी इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन आपका आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें आप। अ कार ऑफ मास a car of mass 1000 kg traveling at 32 meter per second dashes into a truck of mass 8000 kg moving in same direction with velocity moving in same direction with velocity 4 meter per second. After collision, car bounces back with velocity of 8 meter per second. ठीक है बच्चों, what is velocity of truck after impact? What is velocity of truck after impact? चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, इसको पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार है जिसका मास 1000 kg है, ठीक है। एक कार है जिसका मास 1000 kg है, 32 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ वो कार ट्रैवल कर रही है कोलिजन के पहले। उसके बाद वो कोलाइड कर जाती है एक ट्रक में जिसका मास 80,000 kg है, और उस कार का मोशन सेम डायरेक्शन में, और कोलिजन के ठीक पहले उस ट्रक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। अब कोलिजन के बाद कह रहा है कार बाउंसेस बैक, यानी कार अगर आकर ट्रक से कोलाइड करती फिर से बाउंस बैक कर जाती 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो कोलिजन के बाद ट्रक की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ये फाइंड करना है आपको। चलिए बच्चों ट्राई करें। हो गया, कर लिया बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार ऑफ मास 1000 kg। तो मास ऑफ कार, इसे हम लोग m1 कह रहे हैं, ये आपका 1000 kg के बराबर है। और जो मास है ट्रक का, इसे हम m2 कह दे रहे हैं, ये 8000 kg के बराबर है। ठीक है, कार का मास 1000 kg, ट्रक का मास 8000 kg। कह रहा है कि कार की वेलोसिटी ऑफ कार, ये कोलिजन के पहले की बात हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ कार जिसे हम u1 कहते हैं, वो आपका दिया है 32 मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी है आपके ट्रक का, जिसे हम u2 कह रहे हैं, ये गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हो रहा है,
तो यानी कि जो सिस्टम है कार और ट्रक का, इसी के अंदर जो एक्सटर्नल जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे हैं, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर से 0 है। तो इस वजह से जो कोलिजन के पहले का मोमेंटम होगा वही कोलिजन के बाद का मोमेंटम होना चाहिए। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, क्या होना चाहिए बच्चों? m1 मास है कार का, u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, m2 मास है ट्रक का, u2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ये हमारा आ गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अच्छा, अब कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें, कोलिजन के बाद की अगर हम बात करें तो आफ्टर कोलिजन कार बाउंसेस बैक, यानी जिस डायरेक्शन में कार ट्रैवल कर रही थी उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद कार की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ कार, इसे हम v1 कह रहे हैं, ये आपका कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड है? नहीं, -8 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन के पहले जिस डायरेक्शन में कार ट्रैवल कर रही है उसके लिए आपने वेलोसिटी पॉजिटिव लिया है, तो बाउंस बैक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसके लिए आप वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। और वेलोसिटी ट्रक का क्या है? ये v2 है जो कि आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाना चाहिए बच्चों? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का मोमेंटम होना चाहिए m1 v1 प्लस m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग, जो कोलिजन के पहले का मोमेंटम यानी m1 u1 प्लस m2 u2 और जो मोमेंटम के बाद का कोलिजन है वो दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि जो m2 v2 है ये किसके बराबर होगा? इस साइड है m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 को इधर ले आए तो हो जाएगा माइनस m1 v1, ठीक है। और फिर m2 को अगर इधर ले आए तो ये डिवाइड होकर यहां पर m2 हो जाएगा ना, यानी जो वेलोसिटी v2 आपको निकालना है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए जरा कोशिश करते हैं निकालने की। m1 की वैल्यू कितनी है? 1000 और u1 की वैल्यू कितनी है? 32। तो 1000 इंटू 32 ये आपका हो जाएगा 32,000 होगा बच्चों। फिर m2 u2 क्या है हमारा? m2 हमारा है 8000 और u2 हमारा है 4, यानी 8000 इंटू 4 ये भी आपका हो जाएगा 32,000 माइनस m1 आपका है 1000 और v1 आपका है -8, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 8 यानी कि 8000 डिवाइडेड बाई m2 कितना है आपका? m2 आपका है 8000, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 32,000 64,000 प्लस 8,000 यानी कि 72,000। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 8,000 से तो ये 30 कट जाएगा और 8 और 72 कटेगा तो ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोलिजन के बाद जो ट्रक की वेलोसिटी है वो हो जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर इंपैक्ट आपका कितना आ गया? 9 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप नोट कर लें और इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको नोट कर लें बच्चों।